प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका क्लास 10वीं के एनसीईआरटी मैथ में। और आज के इस लेक्चर में अति 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग अच्छे से हल करेंगे। ये सभी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को बोर्ड परीक्षाओं में पूछने की काफ़ी संभावनाएँ हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए। पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि गुणनखंड विधि द्वारा x² बराबर 11x - 28 को हल कीजिए। किस विधि द्वारा हल करना है? गुणनखंड विधि द्वारा। और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इस द्विघात समीकरण को हल करके हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। x² बराबर 11x - 28। अब होगा क्या कि 11x को और -28 को, इन दोनों संख्याओं को हम लेफ़्ट में पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करने के बाद से इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं x²। यहाँ है 11x, तो यहाँ प्लस चिन्ह के साथ है, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -11x और ये है आपका -28, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +28 बराबर 0। ठीक, इसके बाद से देखिए x² के पहले कोई यहाँ पर अंक नहीं है, इसलिए हम करेंगे क्या कि 28 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला टर्म जो है प्राप्त हो जाए। तो 28 का दो गुणनखंड क्या होगा? 7 और 4 होगा। 7 और 4 का गुणा करेंगे तो 28 होगा और 7 और 4 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसलिए 28 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, 7 और 4 में, ठीक है, और 7 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11x। तो इसको लिख सकते हैं x² - 7x - 4x + 28 बराबर 0। अब ये दोनों का चिन्ह माइनस लिया गया है, इसलिए क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस लेने से दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -11x, इसलिए दोनों का चिन्ह माइनस हुआ है और माइनस माइनस को जोड़ने से माइनस में ही आता है। तो यहाँ से पहले और दूसरे में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 7। और यहाँ देखिए, अब यहाँ 4 है, यहाँ 28 है, तो 4 यहाँ भी है और 4 × 28 मतलब 28 में भी 4 है, तो -4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से मिलेगा x, और यह जो माइनस है इस प्लस को क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा, और 4 × 28 मतलब इस 4 से 28 को 7 बार में काट देंगे बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में x - 7 है और यहाँ भी x - 7 है, तो दोनों जगहों पर x - 7 है जो कॉमन है, इसलिए हम x - 7 को कॉमन ले लेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा कि इस ब्रैकेट से पहले जो x है और इस ब्रैकेट के पहले जो -4 है इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं बराबर 0। तो इतना करने के बाद अब क्या हमारे पास गुणनखंड आ चुका है और इन गुणनखंडों को एक एक करके जो है 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो गुणनखंड ले लेते हैं x - 7 बराबर 0। तो यहाँ से -7 को जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, तथा अब दूसरा गुणनखंड ले लेते हैं x - 4। तो x - 4 बराबर 0, तो यहाँ पर भी पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के बाद से x के दो मान आते हैं, एक 7 आ रहा है और एक 4 आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे x बराबर 7 और 4। ये जो है इस समीकरण का हल हो जाता है। ठीक है, अब आइए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ध्यान से। यदि समीकरण 3x² - 4x - k बराबर 0 का विविक्त कर 88 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका विविक्त कर दिया है 88, तो k का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं 3x² - 4x - k बराबर 0। ये समीकरण लिख लिया गया। यहाँ जो है a का मान है 3, मतलब x² का जो गुणांक है 3 वह a का मान है। b का जो मान है x का जो -4 ये गुणांक देख रहे हैं ये है -4 जो है ये b का मान है -4, और c का जो मान है वह चिन्ह के साथ लिया जाएगा, तो c का जो मान है वो -k। यह a है, ये पूरा आपका b है और ये आपका c है। तो a बराबर 3 हुआ, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया -k। अब क्या कर रहा है कि इसका जो विविधकर है वह किसके बराबर दिया है? 88 के। तो हम यहाँ लिख देंगे विविधकर d बराबर होगा b² - 4ac। ये विविधकर का सूत्र है।
तो विविधकर का मान ही दे दिया है 88, मतलब डी का जो मान है वो 88 के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे 88 बराबर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए बी का मान है -4, तो बी को हटा देंगे और वहाँ पर लिख देंगे -4, तो और -4 ही बी का मान है, यहाँ वर्ग कर देंगे। -4 गुणे ए कितना है बता दीजिए, 3 है, 3 लिख देंगे। सी कितना है, तो सी तो है माइनस के, तो यहाँ -के से गुणा कर देंगे। ठीक, ये हो गया 88 और 4 का वर्ग करेंगे तो किसी भी माइनस का वर्ग करने से प्लस हो जाता है, तो 4 चौको 16। और देखिए यहाँ पर 4 तिया में 12, 12 के, तो के भी यहाँ माइनस चिन्ह के साथ है और यहाँ पर भी एक माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 4 तिया में 12 के हो जाएगा ऐसे। ठीक, इसके बाद से 16 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 88 - 16 बराबर हो जाएगा 12 के, क्योंकि 16 प्लस में था तो इधर पक्षांतर करने से माइनस हुआ। अब घटा दीजिए, 8 में से 6 निकल गया, 2 मिला, और 8 में से 1 निकल गया 7, ये हो गया 72 और यहाँ हो गया 12 के, तो के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि के साथ जो संख्या है इसी संख्या से अब हम इधर क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो के का जो मान होगा वो हो जाएगा 72/12, और 12 से इसको काट सकते हैं 6 बार में, ठीक है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं के बराबर 6। तो इस प्रश्न का भी हल हो गया और इसमें जो है के का मान 6 आया। ठीक है, और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए कह रहा है कि x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है ना, एक मूल है -2, तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक का मूल दिया है, इस द्विघात समीकरण का एक मूल -2 दिया है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण लिख दीजिए, x² + 2x - p बराबर 0। तो जो यह मूल दिया है वह x का मान है ना, तो लिख देंगे x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिया हुआ है उसी में x बराबर -2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x का मान -2 रखिए, तो -2 का वर्ग प्लस यहाँ देखिए 2 है और x का मतलब -2 रखना है, तो -2 हो गया, और यहाँ हो गया -p बराबर 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो -2 का वर्ग होगा हमेशा प्लस होगा, किसी भी माइनस का वर्ग करने से प्लस होगा, तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 2 से 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करने से माइनस होगा, 2 दूना में 4, -p बराबर 0। तो 4 में से 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 0 हो गया, तो 0 - p बराबर 0। इसको लिख सकते हैं p बराबर 0, ठीक है ना। अब p उधर चला जाएगा, तो जब p दाहिने तरफ चला जाएगा तो p का मान धनात्मक हो जाएगा, और यहाँ बस 0 बच जाएगा, तो p बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अब द्विघात समीकरण है और इसके मूलों का योग निकालना है, तो कभी कभी इसी तरह का जो समीकरण दिया रहेगा और वहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछेगा, तो इस समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम लोग दोनों ज्ञात करेंगे। इसलिए अगर योगफल पूछेगा तो योगफल निकाल देंगे, गुणनफल पूछेगा गुणनफल निकाल देंगे, लेकिन दोनों समझे रहेंगे तभी जो है मूलों का योग या गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दिया हुआ है 5x² - 3x + 2 बराबर 0। तो a का मान है देखिए यहाँ 5 है, b का मान है, x का जो गुणांक है ये -3, ये है b का मान, और c का जो मान है वो 2 है, ये हो गया। ठीक, और इसके बाद से हम करेंगे क्या कि मूलों का योग, तो लिख देंगे मूलों का योग, तो अल्फ़ा + बीटा होगा, ये 2 मूल हैं और मूलों का योग होगा -b/a, तो माइनस यहाँ लिख देंगे, और b का जो मान है वो है -3, सूत्र में माइनस दिया है तो माइनस लिख देंगे। b का जो मान है वो है -3, तो यहाँ पर -3 भर लेंगे और नीचे a, और a के लिए क्या रखेंगे 5, इस तरह से हम रख देते हैं मान। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों का गुणा होगा तो +3 हो जाएगा, और ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 5। तो ये आपने देखा, ये है मूलों का योगफल। क्या बताइए, मूलों का योगफल। अब जो है इसी आधार पर मूलों का हम गुणनफल भी निकाल सकते हैं, अगर जो भी पूछेगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा × बीटा होता है गुणनफल, और यही होता है c/a के बराबर। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, तो c कितना है 2 है, c है 2, और a कितना है, तो a तो है 5 है, तो ये हो गया। गुणनफल अगर निकालने के लिए कहेगा तो c/a का फार्मूला यूज करेंगे। c क्या है, अचर पद है, और a जो है x² का गुणांक है, तो इसका गुणनफल भी निकल गया और योगफल भी निकल गया। ठीक है, इसके बाद
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर जो है 2 समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरणों के लिए हम पी का मान ज्ञात करेंगे और इस आधार पर ज्ञात करेंगे तो उसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए सूत्र होता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। यह जो सूत्र है एक अद्वितीय हल के लिए है ना। 2 समीकरण दिया हुआ है और दोनों समीकरणों के लिए एक अद्वितीय हल अर्थात दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेंगी तो उन प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम यह कंडीशन अप्लाई करते हैं और यह जो कंडीशन होता है ये अद्वितीय हल के लिए भी होता है। तो देखिए x का जो गुणांक है वह A1, y का जो गुणांक है B1 और यहाँ जो है C1। x का गुणांक A2, y का गुणांक B2 और ये जो है C2। तो हमें A1 और A2 लेना है, B1 और B2 लेना है। तो यहाँ से रख सकते हैं ये A1 है तो लिख देंगे 2 और ये देखिए A2 है 3 बराबर नहीं है B1 के मान क्या है P है और B2 का जो मान है वह -5 है तो -5 रख दीजिए। क्रॉस गुणा कर देते हैं 3 से P में तो ये हो गया 3P इक्वल नहीं है 5 दूना में 10, ये हो गया -10। ठीक है, अब P जो है बराबर नहीं होगा -10/3 के। तो यह जो मान है मतलब P का वे सभी मान होंगे, P के लिए वे सभी मान होंगे जिसका मान -10/3 के बराबर न हो। अर्थात -10/3 जो P का मान है मतलब यह नहीं होना चाहिए, इसको छोड़कर कोई भी मान हो सकता है। इसीलिए लिखा जाता है कि P का जो मान है वह इसके बराबर नहीं है। तो जब P का मान इसके बराबर नहीं है तो इसी मान को छोड़कर बाकी सभी मानों के लिए P का मान होगा। ठीक है ना। और इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना। तो इसको मान कर हल करेंगे। माना 2 संख्याएं है ना, माना 2 संख्याएं x तथा y है। इस तरह से हम 2 संख्याओं को मान लेते हैं। अब दोनों का अंतर देखिए 26 है मतलब x - y बराबर 26। ये पहला समीकरण है। दोनों का अंतर 26 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या और दोनों का अंतर किसके बराबर है 26 के। तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x ले लीजिए और यह जो संख्या है दूसरी जो संख्या y है ना, इसी की कितनी गुनी है 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से x का जो मान है ये 3y जो है x का मान है तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो है उतार लेते हैं x - y बराबर 26। तो जहाँ x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे x बराबर 3y। x बराबर 3y रखना है x की जगह पर तो यहाँ लिख देंगे 3y - y बराबर 26। तो 3y में से y घटा लीजिए तो हो गया 2y बराबर 26 हुआ। ठीक है ना। और इसके बाद से 2 से 26 को हम काट देंगे 13 बार में तो y बराबर 13 हो गया। ठीक है ना, y का मान निकल गया 13। अब जो है यहाँ पर समीकरण 2 से मान x का भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से तो x बराबर कितना है 3y है, x बराबर 3y है और y का मान 13 निकला हुआ है। तो 3 गुणे 13, 13 3 कितना हो गया 39। x का यहाँ मान निकल गया 39। ठीक है ना। तो x का मान 39 है और y का मान 13 है। ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 39 और y बराबर 13 ना। ये 2 मान जो है x और y के निकल गए और यही 2 संख्याएं हैं जिनका अंतर जो है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बाग है ना, इस तरह से आयताकार क्या है बाग है जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप जिसका अर्ध परिमाप क्या है 36 मीटर है और चौड़ाई से और लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो चौड़ाई x मानेंगे है ना, चौड़ाई x मानेंगे और लंबाई जो होगा इस चौड़ाई से 4 मीटर अधिक होगा अर्थात x प्लस क्या हो जाएगा 4।
यह है चौड़ाई और यह है लंबाई, और लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है ना। माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना होगा, इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4। तो चौड़ाई x है और x में हम 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लंबाई। अब प्रश्न में कहा है कि अर्ध परिमाप 36 है, दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है 36। तो आयत का जो परिमाप होता है ना, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है ना। ये आयत का परिमाप का सूत्र है, और परिमाप का क्या करना है, आधा करना है, क्योंकि तभी तो अर्ध होगा। ये आयत का परिमाप है और परिमाप का आधा करना है, मतलब अर्ध परिमाप दिया है। ये जो 36 दिया ना, इसी परिमाप का आधा का मान दिया है। तो देखिए 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो गया 36, मान रख दीजिए। लंबाई का मान यहाँ से x प्लस 4, चौड़ाई का मान है x, चौड़ाई x है तो x लिख दीजिए बराबर 36। x और x को जोड़ लीजिए तो ये हो गया 2x, और ये हो गया 36, और ये है प्लस 4 है, पक्षांतर करेंगे -4 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 36 में 4 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब 2 से 32 को हम 16 बार में काट देंगे तो x बराबर हो गया 16। तो ये जो 16 आया है ना, ये चौड़ाई है, ठीक है ना, ये है आपका चौड़ाई। तो लंबाई कितना होगा बताइए, लंबाई जो है ना ये चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो चौड़ाई है 16 और 16 से 4 अधिक है, तो 16 4 20 मीटर। तो लंबाई 20 मीटर होगा और चौड़ाई जो है 16 मीटर होगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे 4 नंबर का है ये प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि अदिति हल हो, ये 2 समीकरण दिया हुआ है और यहाँ से k का मान निकालना है, तो 2 कंडीशन के साथ निकालना है, एक अदिति हल के लिए और एक कोई हल नहीं हो इसके लिए निकालना है। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको लिख लेते हैं। a1 बराबर k है, b1 बराबर 2 है, c1 बराबर जो है 5 है ना, तो 5 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -5। a2 कितना है, a2 है 3, b2 कितना, देखिए y का गुणांक यहाँ कोई भी अंक नहीं दिख रहा है तो 1 लिखेंगे, जब कोई अंक ना हो तो वहाँ 1 लिखेंगे। और c2 कितना है, ये 1 दिया है ना, तो 1 को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इस तरह से लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब कह रहा है कि अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या सूत्र होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो ये अद्वितीय हल के लिए हो जाता है। तो अब मान रख दीजिए a1 a2 का मान है k बटे 3 बराबर नहीं होगा b1 b2, तो b1 है 2 और b2 है 1, इस तरह से लिख लेंगे। k से 1 में गुणा करेंगे तो k होगा, बराबर नहीं होगा, 3 दूना में 6, इस तरह से। तो k का जो मान है वह 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 को छोड़कर k का कोई भी मान ऐसा लिया जाएगा जिसके लिए इन समीकरणों युग्म के क्या होंगे, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने के लिए क्या करते हैं, कोई हल ना होने पर, कोई हल ना होने पर क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, अब बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। तो यह जो समीकरण है आप देख सकते हैं, यह जो रिलेशन है कोई हल नहीं होगा उसके लिए। तो ये जो मान दिया ना उसी को यहाँ पर रख देते हैं, k बटे 3 बराबर 2 बटे 1 बराबर नहीं होगा -5 बटे -1 के, ठीक है। अब तीसरा जो मान है उसको छोड़ देते हैं, अब पहला दूसरा से k का मान ज्ञात करते हैं। तो k बटे 3 बराबर 2 बटे 1, क्रॉस गुणा कर लीजिए, k से 1 में होगा k और 3 दूना में 6। तो k का जो मान है वह 6 के बराबर होना चाहिए, जिसके लिए उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। k अगर 6 होगा तो इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वह संगत है या असंगत है, ये हमको जांच करना है, ठीक है। तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 2x - 3y
और बराबर 8 है, तो इसको 8 को अंदर कर लेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब संगत या असंगत, ये दो नाम आ रहा है, संगत और असंगत। तो यहाँ मैं थोड़ा सा साइड में समझा दे रहा हूँ कब संगत होगा और कब असंगत होगा। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो अगर इस केस में आता है तो यह समीकरणों के जो युग्म हैं वो संगत हो जाएंगे। फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इन दोनों केस में क्या होगा, संगत हो जाएगा। ठीक है ना, संगत हो जाएगा। और असंगत कब होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2, तो इस केस में क्या होगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह जो रिलेशन है, हम सबसे पहले रिलेशन को इसमें मान भर कर चेक करेंगे कि कौन सा आ रहा है, तो मान भरते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जांच करते हैं। A1/A2 बराबर 2/4 है, तो 2/4 लिख देंगे। 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ से 1/2 मिला। B1/B2 कितना होगा, तो B1 देखिए y का जो गुणांक है ये वाला -3 है, वो B1 है, और B2 जो है -6 है, तो -3/-6, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 आया। C1/C2, तो C1 देखिए -8 है और C2 -9, तो -8/-9, ये हो गया 8/9। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा तो बराबर दिख रहा है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। तो ये कंडीशन प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका मान 1/2 है, इसका मान 1/2 है और इसका मान 8/9 है। तो इस स्थिति में समीकरणों के जो युग्म है वह क्या है बताइए, असंगत है। क्योंकि जब दो बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा तो वो समीकरणों के जो युग्म हो जाएंगे वो असंगत हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ समीकरणों के युग्म असंगत है ना। समीकरणों के जो युग्म है वो क्या बताइए, असंगत है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद से लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद fx बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्य ज्ञात करने के बाद से शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की भी जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस बहुपद को लिख लेते हैं, fx बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। पहले गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इस 3 का और 4 का गुणा होगा तो 3 चौको 12 है ना, 12 हो गया। और 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ देते हैं कि यहाँ पर -1 जो है प्राप्त हो जाए, तो 4 3 में 12 होगा, लेकिन यहाँ माइनस भी लाना है, तो 4 और 3 में जो अधिक होगा उसको माइनस कर देना है, जो कम होगा उसको प्लस कर देना है। तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ से एक हम कामन ले लेंगे, x अंदर मिलेगा 3x माइनस 4 प्लस एक कामन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 4। तो पहले ब्रैकेट में देखिए यहाँ 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 पहले ब्रैकेट में, और यहाँ देखिए x है और यहाँ देखिए +1 है, तो x और +1 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, यह है इस बहुपद का गुणनखंड। अब क्या करेंगे कि इस बहुपद का जो गुणनखंड है, अब यहाँ से इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। तो पहले पहला 0 के बराबर करेंगे, फिर दूसरा 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर 4/3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरा जो गुणनखंड ले लेते हैं x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर x के दो मान मिल गए, x बराबर 4/3 और -1, ये दो मूल हो जाएंगे, ये पहला मूल हो जाएगा और ये दूसरा मूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं थोड़ा सा
अल्फ़ा बराबर 3/4, बीटा बराबर -1। जो दो मूल आया हुआ है वह पहला मूल हो जाएगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा के लिए 4/3 लिख देंगे और बीटा के लिए -1 लिख देंगे। ठीक है ना, ये दो मूल है तो किसी को भी अल्फ़ा और किसी को बीटा माना जा सकता है। तो पहले वाले को हमने अल्फ़ा माना, फिर दूसरे वाले को बीटा मान लिया। अब करेंगे क्या कि अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और ये दोनों तरफ का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान रखिए 3/4, बीटा का मान रखिए -1, ये हो गया। और -x का गुणांक देखिए, यहाँ समीकरण देखिए, x का जो गुणांक है वह है -1, यहाँ -1 है, और यहाँ सूत्र में देखिए पहले से ही माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देंगे, इस सूत्र का माइनस लिख देंगे इस तरह से। और x का जो गुणांक है यहाँ पर है -1 तो -1 लिख दीजिए, कुछ अंक नहीं है तो -1 लिखेंगे। और नीचे है x² का गुणांक, और x² का गुणांक यहाँ क्या है 3 है, तो नीचे 3 लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ करेंगे क्या कि यहाँ 3 लिख देंगे और 4 से 1 में गुणा कर देंगे, तो 4 × 4 होगा -4, और नीचे आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पर मान जो है 4/3 होगा, यहाँ मान 4/3 होगा। ठीक ना, 4/3, ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक ना, यहाँ पर अल्फ़ा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, तो यहाँ रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अल्फ़ा का मान रखेंगे 4/3 और बीटा का मान -1। तो x का जो गुणांक है माइनस, यहाँ पर माइनस पहले सूत्र में है, और x का गुणांक यहाँ से बहुपद से -1 रख देंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए -1 है। अब जो है यहाँ क्या होगा, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1/3 मिलेगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी 1/3 आ गया, तो यहाँ से भी 1/3 और यहाँ से भी 1/3। तो पहले केस में मूलों के योगफल के साथ इनका जो गुणांकों का जो संबंध है वो सत्य है। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, तो ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है ना, तो मूलों का जो गुणनफल है, अल्फ़ा का मान देखिए क्या है, अल्फ़ा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1। ठीक है, अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1। और इस बहुपद में देखिए अचर पद है, ये है अचर पद, -4 अचर पद है, और ये a है, मतलब x² का गुणांक 3 है, तो अचर पद बटे 3। तो यहाँ लिख देंगे अचर पद जो है -4 है बटे 3। तो 4 से -1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4 और नीचे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -4/3। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का पक्ष क्या है, बराबर है, 4/3 बराबर 4/3, अर्थात गुणनफल में भी और गुणांकों के संबंध में भी ये जो है सत्य है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो 10 प्रश्न हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से पूरा का पूरा देखिए अगर इन 10 प्रश्नों को समझना है, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए किस स्तर के प्रश्न जो है बोर्ड एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छे से कई बार लगाकर प्रैक्टिस करिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।